हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ एकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पटवारी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ आज इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला, यानी कि एससी, ये सुप्रीम कोर्ट लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। इसकी संपूर्ण जानकारी है। तो बन गया है पेपर हूबहू छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ, पूरी जानकारी जिसका सार संग्रह रहने वाला है आज की क्लास में। तो आज का सेशन अपने पटवारी की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को भेजिए और उनको भी जोड़िए, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक यूं का यूं क्लियर होने वाला है, पूरा इंडियन पॉलिटी का ये सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। पटवार स्पेशल बैच में आपके लिए बहुत जरूरी और बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कवि दुष्यंत कुमार ने कहा है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, पर कहीं पर भी हो आग, हो पर आग जलनी चाहिए। किसी के भी सीने में हो पर आग जलनी जरूर चाहिए। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन तेरा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन क्या कौन से अनुच्छेद में जिक्र है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेख दे रखा है। तो अनुच्छेद एक, 124 1, अनुच्छेद 124 2, अनुच्छेद 124 3, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 124 1। इसमें दे रखा है गठन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से होगा, या एक सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में होगी। और 124 2 की बात करें तो इसमें दे रखा है आपकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दे रखा है आपके 124 2 में। 124 2 में दे रखा है आपके नियुक्ति के बारे में। 124 3 की बात करें तो इसमें दे रखा है आपके योग्यता, इलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है आपके उन न्यायाधीशों की, उसके बारे में दे रखा है आपके 124 3 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, सन 1956 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का क्रम किस प्रकार रहा। यानी जो पहले सन 1956 की बात कर रहे हैं हम, उस समय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का संख्या का क्रम क्या था। 1+10 11, 1+13 14, 1+17 18, या इनमें से कोई नहीं। तो 1956 की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में था आपके 1+10 यानी 11। टोटल आपके न्यायाधीश थे उस समय 11। 1956 में 11 न्यायाधीश थे टोटल। एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 10 अन्य न्यायाधीश, टोटल हो गए 11 न्यायाधीश। बात करें अगर 1+13 यानी 14 न्यायाधीश की, तो ये कब था आपके 1+13 बराबर 14 यानी 1960 में था आपके 1+13 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 13 अन्य न्यायाधीश, टोटल न्यायाधीश आपके हो जाएंगे 14। 14 न्यायाधीशों की संख्या थी आपके 1960 में। बात करें 1+17 बराबर 18 की, तो ये हो जाएंगे आपके 1977। 1977 में आपके 1+17 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 17 अन्य न्यायाधीशों की संख्या मिलाकर 18 कुल न्यायाधीशों की संख्या आपके 1977 में थी। 1956 की बात करें 1+10 बराबर 11, 1+13 14 बराबर 14 यानी 1960 में, 1+17 बराबर 18 यानी 1977 में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या का क्रम किस प्रकार है। तो वर्तमान में बात करें तो 1+7 बराबर 8 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1956 में भी आपके था 1+10 बराबर 11। तो ये था आपके शुरू, यानी जो मूल रूप दिया था आपके सुप्रीम कोर्ट को उस समय आपके 1+7 बराबर 8 था। यानी बेस बेस प्लान जो बनाया गया था, बेस स्ट्रेटेजी जो थी इनकी, उस समय आपके 1+7 यानी 8 8 न्यायाधीशों का कार्य रखा गया था कि एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा, 7 अन्य न्यायाधीश, तो टोटल न्यायाधीश हो जाएंगे आपके 8। तो 1+25 बराबर 26 की बात करें तो ये हो जाएगा आपके 1986 यानी 1986 में आपके 1+25 बराबर 26 न्यायाधीशों की संख्या रखी गई, एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 25 अन्य न्यायाधीश, और टोटल हो जाएंगे 26 न्यायाधीश। और 1+30 बराबर 31 की बात करें अगर, तो ये हो जाएंगे आपके 2008 में आपके रखा गया था 1+30 यानी 31 टोटल न्यायालय, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 30 आपके हो जाएंगे अन्य न्यायाधीश। बात करें अगर 1+33 बराबर 34 की, तो ये वर्तमान में यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कि 1+33 यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश बराबर 34 न्यायाधीश टोटल हो जाएंगे। और ये वर्तमान में, और ये कब से लागू हुआ आपके, तो इनकी इसकी बात करें तो ये 2019 में लागू हुआ था ये 1+33 बराबर 34 वाला रूल। तो आप वापस शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि 1+7 शुरू से करें अगर, तो 1+10 बराबर 11 यानी 1956 में,
1+13 = 14 यानी 1960 में, 1+17 = 18 यानी 1977 में, 1+7 = 8 यानी बेस या मूल रूप में, 1+25 = 26 86 1986 में, 1+30 = 31 2008 में, 1+33 = 34 2019 से वर्तमान तक। वर्तमान में आपके 34 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है अभी आपके संजीव खन्ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के किस बात में यह कहा गया कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों से लिए गए परामर्श को मानने के लिए आवश्यक नहीं है? कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जैसे कोई वाद है, एक कोई वाद है जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों से लिए गए परामर्श को मानने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ब्रजेशवाद, रमेश चंद्रवाद, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में कहा गया कि अगर कोई भी राष्ट्रपति न्यायाधीशों का परामर्श ले ले तो सकता है, लेकिन माने ना माने उसके स्वविवेक पर निर्भर करता है, ये आवश्यक नहीं है। तो ये किसमें कहा गया है? वाद आपके हो जाएगा एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 वाले वाद में कहा गया है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है, लेकिन मानना उसके लिए आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। तो नोट दे रखा है यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ये संविधान में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और इसके लिए वह क्या कर सकता है कि इसके लिए वह मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश अथवा उचित प्रतीत होने वाले से परामर्श ले सकेगा। यानी या तो वो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस या अन्य न्यायाधीश या उचित प्रतीत होने वाले किसी भी कानून के ज्ञाता, वो कानून का ज्ञाता होना चाहिए, उससे वो परामर्श ले सकता है। कानून के बारे में जो अधिक जानकारी लगता है उससे भी परामर्श ले सकता है। ये दे रखा है आपके अनुच्छेद 124(2) में। 124(2) में ये दे रखा है। तो देखो शुरू से बात करें अगर, तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 124 में ये बताया कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा न्यायाधीशों की। कोई भी सा भी न्यायाधीश हो उसकी नियुक्ति करेगा आपके राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया कोई व्यक्ति इसकी नियुक्ति करेगा और शपथ दिलवाएगा। पर यहाँ पर अगर एक वाद आया कि एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद, इसमें बताया गया कि अगर राष्ट्रपति अगर न्यायाधीशों की कोई परामर्श लेता है तो क्या उसे मानना अनिवार्य होगा? अगर ये उनकी बात की कोई मानकर अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा तो इससे न्यायपालिका के ईमानदार होने पर थोड़ा संकट देखेगा। तो इससे उन्होंने कहा, इसमें एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में कहा गया है कि उनका परामर्श तो ले सकता है पर मानना आवश्यक नहीं है। मानना उसके लिए राष्ट्रपति के लिए आवश्यक नहीं है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, एनजेएसी आयोग की स्थापना कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई? कौन सा आयोग? एनजेएसी। इस संशोधन कौन से संशोधन में इसका निर्माण किया गया? 72वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के अनुसार एनजेएसी की आयोग की स्थापना की गई। इससे पहले आपके, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए बनाया गया था आपके एनजीएसी आयोग। और इससे पहले कॉलेजियम व्यवस्था से हो रहा था न्यायाधीशों का नियुक्ति। किससे हो रही थी? कॉलेजियम व्यवस्था से। और एनजेएसी आयोग में सदस्य क्या रहने वाले, ये बात कर लेते हैं कि 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से भारतीय संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त किया और इसके स्थान पर न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी जैसे संवैधानिक संस्थाओं का गठन किया गया। और अब एनजेएसी की सिफारिश पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्ति करना था। मतलब इसके अनुसार जो एनजेएससी बनाया गया था 99वें संविधान संशोधन 2014 के अनुसार ये बनाया गया था, इसके अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी थी। पर ये बाद में ये भी आगे चलकर कैंसिल हो गया। वो कैंसिल कैसे हुआ हम बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न में देखेंगे। तब तक ये बता दूं कि एनजेएससी में सदस्य कौन रहने वाले थे। इनके अनुसार जो एनजेएससी था इसके सदस्य रहने वाले कौन थे, इसमें टोटल कितने सदस्य थे सभी बात कर लेते हैं हम। टोटल इसमें सदस्य हो जाएंगे आपके 6 सदस्य। 6 सदस्य हो जाएंगे। कौन कौन होंगे? 1 2 3 4 और 5 और 6। 6 सदस्य टोटल हो जाएंगे। कौन कौन होंगे इनमें? एक तो हो जाएगा आपके सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश।
सीजेआई हो जाएगा एक, और एक हो जाएंगे आपके दो, दो अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे आपके। यानी टोटल तीन तो आपके कॉलेजियम से आ गए, क्योंकि ये तीनों के तीनों कॉलेजियम में भी होते हैं और इसमें भी आ गए, तो तीन तो ये हो गए। और बात करें अगले तीन की, तो इसमें से एक तो हो जाएगा आपके विधि मंत्री, यानी कानून का मंत्री जो भी होगा, विधि मंत्री, वो एक सदस्य हो जाएंगे इसमें, कानून मंत्री। यानी भारत के जो कानून मंत्री हैं वो एक सदस्य, यानी टोटल हो गए अभी तक चार सदस्य। और दो सदस्य वो होंगे जो भी भारत के देश के बुद्धिजीवी वर्ग में से होंगे, पर उनके भी सदस्यों को चुनने के लिए हमने तीन सदस्यों की एक बैठक बनानी है, एक आयोग बनाना है, उनकी एक कमेटी बनानी है, जिसमें एक हो जाएंगे आपके पीएम, एक हो जाएंगे सीजेआई यानी वापिस मुख्य न्यायाधीश, और एक हो जाएंगे आपके विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, जो भी विपक्ष के नेता होंगे वो, ये तीनों मिलकर एक कमेटी बनाएंगे, और ये दो तीनों मिलकर दो सदस्यों को चुनेंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग से संबंधित होंगे। यहाँ पर टोटल हो जाएंगे आपके सीजेआई एक, दो अन्य न्यायाधीश तीन हो गए टोटल, चार, एक कानून मंत्री चार हो गए, और ये दो इनको चुनने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी यानी पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता मिलकर चुनेंगे दो सदस्यों को। इस प्रकार ये छह सदस्य हो जाएंगे जो एनजेएसी इस आयोग के सदस्य होंगे, और ये अपने न्यायाधीशों का चुनाव करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने दे रखा है छह। छठा प्रश्न है, जजेज फर्स्ट वाद कब हुआ? जजेज फर्स्ट वाद कब हुआ? 1993, 1995, 2014 या 2011? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1913 में आपके जजेज फर्स्ट वाद हुआ, जजेज फर्स्ट वाद हुआ 1993 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, जजेज फर्स्ट वाद के अनुसार कॉलेजियम व्यवस्था की अवधारणा में कितने न्यायाधीश होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश प्लस दो अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस चार अन्य न्यायाधीश, या दोनों नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जजेस फर्स्ट बात में बताया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था में आपके एक तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और दो अन्य न्यायाधीश। और बात करें ऑप्शन बी की, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस चार अन्य न्यायाधीश, तो ये हो जाएंगे आपके जजेस सेकंड वाद में। ये बात जो ऑप्शन ए में दे रखा है वो है आपके जजेस फर्स्ट वाद में, और जजेस सेकंड वाद में क्या कहा गया कि एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे और चार अन्य न्यायाधीश, चार अन्य न्यायाधीश जुड़ेंगे, यानी दो अन्य न्यायाधीश को और जोड़ने के बाद आपके जजेस सेकंड वाद में ये फैसला हुआ कि दो अन्य न्यायाधीश को और जोड़ा जाएगा इसमें कॉलेजियम व्यवस्था में। इस प्रकार से आपके पांच पांच टोटल हो जाएंगे न्यायाधीश, पांच सदस्य हो जाएंगे आपके कॉलेजियम व्यवस्था में। पहले आपके थे तीन, पहले वाले में जजेस फर्स्ट वाद में आपके तीन सदस्य बनाए गए थे, बाद में पांच सदस्य बनाए। और बात करें अगर जजेस सेकंड वाद की, तो ये कब आया आपके 1998 यानी 1998, 1993 में आया आपके जजेस फर्स्ट वाद, 1998 में आ जाएंगे आपके जजेस सेकंड वाद। इसमें बताया गया कि एक मुख्य न्यायाधीश प्लस चार अन्य न्यायाधीश, जजेस सेकंड वाद में बताया गया 1998 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अर्हता, अर्हता मतलब क्या हो गया? योग्यता। अर्हता या योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर अनुच्छेद दे रखे हैं, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 124(3). तो यहाँ पर ऑप्शन डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 124(3), क्योंकि अभी हमने बात करी कि 124(2) में तो आपके नियुक्ति दे रखी है। क्या दे रखी है? नियुक्ति दे रखी है कि इसकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? आपके राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति। और इसमें आपके वो न्यायाधीशों से परामर्श ले सकता है, किंतु उनका परामर्श मानना अनिवार्य नहीं है। ये आपके किसमें बताया गया? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघवाद 1982 में। ये भी याद रखना है। 124(3) में आपके दे रखा है योग्यताएं, योग्यता क्या क्या है? भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष भारत का नागरिक हो, एक योग्यता, फर्स्ट योग्यता आपके, ये सब में लगभग समान ही है, भारत का नागरिक हो। बाद में है एक 5 वर्ष, 5 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, और या 10 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए वहां पर अधिवक्ता रह चुका हो उच्च न्यायालय में, और राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि का ज्ञाता हो, पारंगत विधि का ज्ञाता हो, तो वो इनकी योग्यताएं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नवा प्रश्न दे रखा है, एनजेएसी व्यवस्था को और 99वें संविधान संशोधन 2014 को किस बात के अनुसार अवैध घोषित किया गया? किस बात के अनुसार अवैध घोषित किया गया? जयपुरवाद, संकल्पवाद, या जजेज थर्ड वाद, जजेज सेकंड वाद? तो यहाँ पर जजेज थर्ड वाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने बात कर ली है कि जजेज फर्स्ट वाद में और सेकंड वाद में तो कॉलेजियम व्यवस्था के दे रखी है, और जजेज थर्ड वाद में
थर्ड वाद कब हुआ आपके? 2015 में। 2015 में आपके जजेस थर्ड वाद हुआ। और फर्स्ट वाला आपके हुआ था आपके 1993 में। और जजेस सेकंड वाद 1998 में, और ये 2015। तो 2014 का जो ये अधिनियम आया था एनजेएसी व्यवस्था या 99वें संविधान संशोधन 2014 जो आया था, उसमें बताया गया कि एनजेएसी एक नामक की एक संवैधानिक संस्था होगी जो आपके न्यायाधीशों की व्यवस्था करेगी। पर 2015 में इन्होंने एक जजेस थर्ड वाद लाया और इसमें बताया गया कि ये अवैध है। जो ये संस्था है एनजेएसी, ये अवैध है और पुनः वापिस कॉलेजियम व्यवस्था से ही आपके न्यायाधीशों की चुनाव चुनाव होगा। एनजेएसी को यहाँ से वापिस अवैध घोषित कर लिया गया। कौन सी संस्था को अवैध घोषित किया गया आपके 2015 के बाद जजेस थर्ड वाद में? एनजेएसी, इसको अवैध घोषित कर दिया गया। इसका नोट भी दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 99वें संविधान संशोधन 2014 और एनजेएसी को स्वतंत्र न्यायपालिका के कार्यों में हनन मानते हुए, कारण क्या बताया गया कि ये स्वतंत्र न्यायपालिका के कार्यों में हनन है और इसे अवैध अवैध घोषित कर दिया गया। इस प्रकार पुनः वर्तमान में क्या, वर्तमान में पूछ ले कौन सी व्यवस्था है, तो कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 10वां प्रश्न दे रखा है कि अनुच्छेद 124(4) में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 124(4) में क्या उल्लेख है? ऑप्शन ए दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के नागरिक हो, राज्य राष्ट्रपति के पद निर्माण, राष्ट्रपति के पद निर्माण बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भारत की नागरिक और योग्यता दोनों एक ही है, जो 124(3) में अभी हमने बात कर ली है। 124(2) में नियुक्ति की बात है और 124(1) में गठन की बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है 124(4) में। नोट दे रखा है इसका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार, सदाचार नहीं, कदाचार के साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर संकल्प प्रस्ताव लाकर पद से हटाया जा सकता है। और ऐसे संकल्प प्रस्ताव लाने में 14 दिन पूर्व से ही उसे सूचना देनी होगी। जिसको हटा रहे हैं उसको सूचना देनी होगी। और इसे क्या कहा गया है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में इसे महाभियोग कहा गया है। महाभियोग कहा गया है इस घटना को, ये जो पूरा प्रक्रिया चलेगी इसको महाभियोग कहा गया है। और महाभियोग लगाने से 14 दिन पहले उस जो संबंधित न्यायाधीश है उसे अपने साबित कदाचार और समर्थता को साबित करने के लिए या उसके विरोध में आप वापिस उसका तर्क वितर्क देने के लिए 14 दिन पहले उसे सूचना देनी जरूरी होगी। तो यहाँ पर हम बात करें 124(4) एक में आपके दे रखा है गठन, 2 में दे रखा है नियुक्ति, 3 में दे रखा है आपके योग्यताएं और 4 में है आपके पद से हटाने की प्रक्रिया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी योग्यताओं को निखारो। योग्यता अपनी अगर निखारोगे आप, आगे बढ़ने के लिए आप जो कदम उठा रहे हो वो योग्यता के साथ रखना है। आपकी विचार विमर्श की शक्ति, जो आपकी शक्ति है उसे और भी प्लस करना है और फिर आगे कदम बढ़ाना है। इससे आपका बड़ा लक्ष्य हासिल होगा। योग्यता से ही हर मुश्किल काम आसानी से पूरा किया जा सकता है। कोई सा भी मुश्किल काम हो आपको आसानी से पूरा करना है तो अपनी योग्यताओं, अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है। अनुच्छेद 124(6) के अनुसार क्या है? अनुच्छेद 124(1), अनुच्छेद 124(2), अनुच्छेद 124(3), अनुच्छेद 124(4). यहाँ तक हमने बात कर ली है। और अनुच्छेद 124(6) के बारे में पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, अनुच्छेद 125(5) का विवरण, न्यायाधीशों का विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि शपथ के बारे में, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में 124(6) में उल्लेख है। और शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त पदाधिकारी। यहाँ पर ये ऑप्शन हमने पहले पढ़ रखा है कि 124(4) और 125(5) में क्या है? 124(4) के संबंधित प्रक्रिया। नोट दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत का राष्ट्रपति अथवा उससे कोई नियुक्त पदाधिकारी ही शपथ दिलाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? 125, अनुच्छेद 126, 130 या अनुच्छेद 128? तो वेतन भत्तों की बात करें तो ये आपके हो जाएगा अनुच्छेद 125, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेतन भत्ते कितने हैं? तो सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश के लिए वेतन भत्तों का मान है हो जाएगा आपके, टोटल वेतन हो जाएगा आपके 280, 2,80,000 आपके सीजेआई के हैं।
और अन्य न्यायाधीश के लिए 250, 30,000 उनके ज्यादा है। 2,50,000 आपके अन्य न्यायाधीश के लिए। और सीजीआई के लिए 2,80,000 आपके सैलरी हो जाएगी। और इसका उल्लेख किस में है? 125 में। और बात करें अगर इनकी सैलरी की, तो ये संसद विधि से अवधारित करेंगे। समय समय पर बदलते भी रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, इस प्रकार है। 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय का सिद्धांत किस अनुच्छेद के अनुसार है? पूर्ण न्याय का सिद्धांत जो मिला हुआ है वो किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 136 और अनुच्छेद 134। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि पूर्ण न्याय के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसी को पूर्ण न्याय दिलाएगा, तो न्याय दिलाएगा तो अपूर्ण या अधूरा न्याय नहीं दिलाएगा, ये दिलाएगा पूर्ण पूर्ण न्याय, पूरा न्याय दिलाएगा। और ये सिद्धांत कौन से अनुच्छेद के अनुसार है? तो इसका सिद्धांत हो जाएगा आपके अनुच्छेद 142 यानी 142 अनुच्छेद के अनुसार आपको पूर्ण न्याय का सिद्धांत है सुप्रीम कोर्ट से। इसका नोट भी दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले पर केवल निर्णय नहीं देता है, बल्कि उसे निर्णय को लागू करने के लिए आदेश भी साथ में जारी करता है। जैसे अगर कोई जगह का मामला है, तो यहाँ पर जैसे ये कोई अलग बना हुआ है, तो इसको दूसरा निर्माण करवाने के लिए आदेश भी देगा सरकार को कि ये कार्य वहां पर पूरा होना चाहिए। इस प्रकार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14वां प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भारत के सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका PIL किस देश की देन है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या इंडोनेशिया? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका की देन है जनहित याचिका की बात करें तो ये क्या है कि इसमें जब व्यक्ति को समूह न्याय की प्राप्ति करने के लिए न्यायालय नहीं आ सकता है अगर स्वयं, तो क्या करेगा कि ऐसी स्थिति में दूसरा पक्षकार उसके न्याय के लिए याचिका लगाता है। जैसे ये आदमी है, इसका कोई न्याय प्राप्त करना है पर ये खुद नहीं आ सकता है, तो इसके लिए कोई दूसरा पक्षकार भी इसके लिए याचिका दायर कर सकता है। और ये अमेरिका की देन है, PIL अमेरिका की देन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुप्रीम कोर्ट में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अमेरिका की देन है? जनहित याचिका, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक अति सक्रियता या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी जनहित याचिका भी, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अति सक्रियता भी अमेरिका की देन है। बात अगर जनहित याचिका की करें तो ये तो हमने समझ लिया है। न्यायिक सक्रियता की बात करें तो जब न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से हटकर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को कार्य करने का आदेश देती है, तो न्याय सक्रियता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे ये न्यायपालिका है, ये अपने कार्य को छोड़कर कार्यपालिका कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका के लिए कार्य में भी अगर ये दखल करने लगे, हस्तक्षेप करने लगे, तो यह न्यायिक सक्रियता हो जाएगी। और न्यायिक अति सक्रियता की बात करें तो ये हो जाएगा कि अपने जब न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों को अपने हाथ में ले ले, यानी यहाँ पर तो सिर्फ दखल दे रही है और हस्तक्षेप भी कर रही है, पर ये अपने हाथ में ले ले और न्यायपालिका ही सब कुछ कार्य करे, पूरे देश को संभालने का कार्य करे, तो यह हो जाएगा आपके न्यायिक अति सक्रियता। और ये भी अमेरिका की ही देन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हो गई? रेगुलेटिंग एक्ट, 1773, साइमन कमीशन एक्ट, भारत जनता एक्ट या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अनुसार आपके सर्वप्रथम भारत में न्यायालय की स्थापना हुई। नोट दे रखा है, भारत में सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कोलकाता में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में न्यायालय की स्थापना की। और यहाँ पर सर एलिजा MP, ये नाम बिल्कुल याद रखिएगा कि आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में कोलकाता में बने न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा MP इसके प्रथम न्यायाधीश थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन दे रखे हैं, कमल नारायण, हीरालाल जे कानिया, संजीव खन्ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, हीरालाल जे कानिया। बात करें अगर कमल नारायण सिंह की, तो ये कौन हो जाएंगे आपके सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहने वाले? सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे आपके? कमल नारायण सिंह। और संजीव खन्ना वर्तमान में है, वर्तमान में आपके मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? संजीव खन्ना।
आज हमने वहाँ यहाँ पर एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। इसमें पूरा सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट सेशन की ओर। 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक समय के लिए मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डी वाई चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़, कमल नारायण या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपके वाई वी चंद्रचूड़। वाई वी चंद्रचूड़। सरनेम देखकर ही आपको यहाँ पर राइट नहीं करना है। डी वाई चंद्रचूड़ भी आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ये वाई वी चंद्रचूड़ के या तो बेटे हैं या पोते हैं, कुछ तो हैं, पर इनके साथ ही हैं। और ये भी मुख्य न्यायाधीश है, पर सबसे ज्यादा समय के लिए पूछे तो वाई वी चंद्रचूड़ आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे आपके वाई वी चंद्रचूड़। सर्वाधिक समय के लिए रहे वाई वी चंद्रचूड़, कम समय के लिए कमल नारायण, और वर्तमान संजीव खन्ना, और प्रथम हीरालाल जे कानिया। ये सभी आपको फैक्ट याद रखने हैं, यूं के यूं आपके परीक्षा में आने वाले हैं। कमल नारायण सबसे कम समय के लिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 19वां प्रश्न आपके सामने यह रहा, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अभी तक आपको एक बात बता दें कि अभी तक महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में अभी तक एक भी नहीं रही है। पर जो महिला न्यायाधीश रही है उनमें भी प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी, इंदिरा बनर्जी, आर भानुमति और बीवी नागरत्ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फातिमा बीबी आपके प्रथम महिला न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला न्यायाधीश थी आपके फातिमा बीबी। अभी तक एक भी मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं रही है। इंदिरा बनर्जी भी आपके न्यायाधीश रही है, महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ही आर भानुमति भी प्रथम, सॉरी प्रथम तो फातिमा बीबी हो जाएगी, महिला न्यायाधीश आर भानुमति भी रही है। और वर्तमान में आपके बीवी नागरत्ना महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट में। और अब तक 10 महिला रह चुकी है, जिसमें एक है फातिमा बीबी। चार नाम दे रखे हैं, ये आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी, बीवी नागरत्ना, और अलग है सुजाता मनोहर, इंदु मल्होत्रा, रीमा पाल, हिमा कोहली, ज्ञान सुधा मिश्र, रंजना प्रकाश देसाई और बेला त्रिवेदी। ये आपके अब तक की महिला न्यायाधीश रही है। टोटल 10 रही है और एक भी मुख्य न्यायाधीश नहीं रही है, बिल्कुल याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। 20वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में एक संघीय न्यायालय यानी कि जो देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले हमारे देश में एक संघीय न्यायालय था, यानी फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट था, जिसे हम एफसी कहते थे पहले। कि एफसी की स्थापना भारत शासन अधिनियम किस भारत शासन अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, और दोनों नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 1935, भारत शासन 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आपके एक संघीय न्यायालय की स्थापना करी गई। और इसमें एक बात बता दें कि इसके लिए कोई अपीलीय न्यायालय था ही नहीं पूरे भारत में। इसके निर्णय के खिलाफ अगर आपको कोई जाना पड़ता था तो वो जाना पड़ता था ब्रिटेन। ब्रिटेन में स्थित एक प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी फेडरल कोर्ट के खिलाफ। तो आज की पूरा जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी क्लास रही है पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आपके 100% आने वाले प्रश्न है। 100% सभी प्रश्न आने वाले प्रश्न है। हमने पूरा सुप्रीम कोर्ट का जो सार निचोड़ निकाला है इसमें आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो आप भी जुड़ जाइए और अपने जो साथी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अपने साथ जोड़िए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।